सो हेलो इन्वेस्टर एंड व्यूअर्स। आज हमारे एक नए एपिसोड में आज हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर मिहिर भाई है, जो आज हमें मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम सर, मिहिर सर। थैंक यू वेलकम, मुकेश। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर आवर इन्वेस्टर एंड व्यूअर्स। सो सर, व्हाट इज योर एएमसी व्यू ऑन करंट मार्केट? अभी आपके एएमसी का व्यू है इस मार्केट में। तो मुकेश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत आभार मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। और थोड़ा माहौल भी थोड़े दिन के कंपैरिजन में अच्छा हो रहा है बाजार में। यस यस, मार्केट पिछले 4-5 दिनों से पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और आई थिंक एक जरा स्टेप बैक करके देखे कि मार्केट खराब क्यों हुआ पिछले 4-5 महीने में, जो हमने करेक्शन देखा बाजार में। उसके लिए मैं कहूँगा 3-4 बड़े रीजंस थे। एक एक दो रीजंस तो ग्लोबल थे और 2-3 रीजंस हमारे लोकल भी थे, जो शायद हमें थोड़ा देर से एक्सपीरियंस हुआ, मैं कहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबने देखा था कि जब इलेक्शन का टाइम आया था 2024 में, तो जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी वो स्लो डाउन हुई थी, और उसकी वजह से जो काफी सारा डिसीजन मेकिंग था वो स्लो डाउन हुआ। बराबर। तो हमारे अगर लास्ट 3-4 साल में देखें तो एक बड़ा ड्राइवर था इकोनॉमी का गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ाया है गवर्नमेंट ने आफ्टर कोविड, क्योंकि इकोनॉमी वीक थी। तो सपोर्ट के लिए एक एक्टिविटी करना जरूरी होता है। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, अर्बन इंफ्रा, हाउसिंग वगैरह में काफी स्पेंडिंग बहुत एक्सीलरेट करी थी। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ा दी थी स्पेंडिंग लास्ट 4-5 साल में। और वो एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि वो सपोर्ट रहेगा इकोनॉमी को। लेकिन बीच में जो 2-3 क्वार्टर गए इलेक्शन टाइम के, उसमें गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया इलेक्शन की वजह से। और उसकी वजह से हमने देखा जो स्लो डाउन आया ऑर्डर बुक में, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी वजह से काफी शार्पली जीडीपी स्लो डाउन हुआ। ओके। अब गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि शायद हमने 2 क्वार्टर डिले कर दिया है सब कुछ, तो प्रोग्राम बहुत शार्प हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी से वापस एक्टिविटी पिकअप हुई है। लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया, और उसकी वजह से हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो एरियाज थे, उसमें सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया। क्योंकि चले भी वो सबसे ज्यादा थे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी वहां हो रही थी, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वहां हो रही थी। तो वैल्यूएशंस और ग्रोथ भी सबसे ज्यादा वहां हुआ था। और जब स्लो डाउन आया तो मैक्सिमम लोगों का कंसंट्रेशन वही था। तो वहां पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा करेक्शन भी आया। ओके, सो एक एक बड़ा रीजन ये था। सेकंड रीजन ये था कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉलेटिलिटी एंड लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, आरबीआई ने भी काफी लिक्विडिटी टाइट रखी। तो ऑलमोस्ट 1 साल से आरबीआई ने लिक्विडिटी जो है नेगेटिव रखी थी, और उसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम का भी जो क्रेडिट ग्रोथ था वो स्लो डाउन किया। राइट। और उसकी ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके ऊपर आरबीआई ने एनबीएफसी को खास करके और बैंक्स को खास करके ये कहा कि हम ये देख रहे हैं कि जो पर्सनल लैंडिंग है, उसमें जो नॉन हाउसिंग वाली जो लैंडिंग है, मॉर्गेजेस तो चलो सेफ होता है, लेकिन जो अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन वाली जो सेगमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। वो शायद एक, और वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे होती है, तो कंज्यूमर जो सेक्टर है उस पर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस ना आ जाए बहुत ज्यादा लोन बांटने से हाई रेट के। तो उस पर आप स्लो डाउन करो। तो पूरा लास्ट ईयर आरबीआई ने एनबीएफसी को स्लो डाउन करने को बोला। तो एक और रीजन भी ये है कि उसकी वजह से भी क्रेडिट ग्रोथ का स्लो डाउन हुआ। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुआ, लिक्विडिटी टाइट रही, क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन हुआ, पर्सनल लोन्स में भी स्लो डाउन हुआ। तो ये सारे जो सेक्टर, ये सारे जो फैक्टर्स थे, वो हमको एक जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्लो डाउन इंजीनियर किया। और दूसरी ये भी वजह थी कि जो डॉलर था वो सितंबर ऑनवर्ड्स काफी स्ट्रांग हो गया दुनिया में, बाकी करेंसी के कंपैरिजन में। और टिपिकली हमने जब ये देखा है, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो, और उसकी वजह यूएस में है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट नेट नेट ये हुआ कि सितंबर से हमने बहुत शार्प प्राइस अप्रिसिएशन देखा डॉलर का, रुपी के सामने, बाकी एशियन करेंसीज के सामने, चाइनीज करेंसी के सामने भी। तो उसका आउटकम ये हुआ कि जो ग्लोबल एफआईआई के जो फ्लोज थे, वो सारे मैग्नेट की तरह यूएस की तरह अट्रैक्ट हो गए। तो न सिर्फ इंडिया में हमने सेलिंग देखी, सारी मार्केट्स, ग्लोबली मार्केट्स से हमने एफआईआई की सेलिंग देखी। तो स्लो डाउन वैसे भी हो रही थी इंडिया में,
और उसके ऊपर से हमने देखा कि एफआईआई की सेलिंग बहुत कंटिन्यूअसली आई सितंबर ऑनवर्ड्स। सितंबर तक सब ठीक चल रहा था, सितंबर तक तो एफआईआई का बाइंग भी चल रहा था, लेकिन सितंबर के बाद में हमने बहुत बड़ी एफआईआई की सेलिंग शुरू की, तो डोमेस्टिक स्लो डाउन हुआ और एफआईआई की सेलिंग आई, उसकी वजह से हमने ये देखा कि मार्केट नीचे आया। वैल्यूएशन भी थोड़े जो एक्सपेंसिव हो गए थे वो भी करेक्ट हो गए हैं। अब माहौल ये है, अब क्योंकि मार्केट का व्यू की हम बात कर रहे हैं, अब माहौल ये है कि वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुका है, देना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट दो ओएमओ आरबीआई ने किया। परसों हमने देखा एक सरप्राइज एडिशनल ओएमओ 50,000 करोड़ का आरबीआई ने अनाउंस किया। आरबीआई ने डॉलर स्वैप करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, और जो रेट है वो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट किया। तो अब जो लिक्विडिटी और रेट्स जो है वो आरबीआई अगेन ईज कर रही है, मार्केट को इनफ पैसा दे रही है। गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज किया, और बजट का जो टैक्स कलेक्शन वगैरह सब ठीक चल रहा है, तो अब गवर्नमेंट को भी ये कॉन्फिडेंस है कि हम वापस स्पेंड करेंगे तो भी फिस्कल डेफिसिट में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो गवर्नमेंट का भी ऑर्डरिंग शुरू हो गया है। तो ग्रोथ आई थिंक वापस आ रहा है धीरे धीरे करके। वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, खास करके जो सबसे फैंसी सेक्टर्स थे उसमें सबसे ज्यादा करेक्शन आई है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा नॉर्मल बेस बन गया है मार्केट को अभी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से नॉर्मल जैसे मार्केट चलनी चाहिए वैसी मार्केट चलेगी। एंड जो स्टॉक पिकिंग का जो नॉर्मल हम करते हैं उससे हम आउट परफॉर्मेंस वगैरह दिखा सकते हैं। एक खाली रिस्क फैक्टर मैं यही कहूंगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अभी भी इवॉल्विंग, एक ही महीना हुआ है उनको इन चार्ज लिए हुए, तो काफी सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अभी तक इंडिया के सामने इतनी नेगेटिव बातें नहीं करी हैं। कनाडा, रशिया, मेक्सिको। चाइना, मेक्सिको, चाइना और यूरोप के बारे में ज्यादा बात करी है। इंडिया, मेरे ख्याल से बैक चैनल में अच्छे नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो इंडिया को भी थोड़ा बहुत लेना देना करना पड़ेगा उनके साथ में। बट इतनी सिचुएशन खराब नहीं दिख रही है, बट ये एक रिस्क फैक्टर है जो मार्केट्स को वॉलेटाइल रख सकती है शॉर्ट टर्म में। बट इफ आई से डोमेस्टिक इकोनॉमी का बेस जो है वो मेरे ख्याल से ठीक बन गया है, और मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। सो सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन एफआई सेलिंग? अब एफआई कब वापस आ सकती है? और दूसरा, एफआई सेलिंग मतलब जाना और आना, और हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है, तो उस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि देखो हाँ, सर, एफआई ने कोविड में भी पैसा निकाला था, 2022 में भी निकाला था, लेकिन मार्केट तो 4-5 साल में बड़ा ही बड़ा है, डॉलर भी अप्रिशिएट हुआ है उस टाइम पे भी। तो अभी बिल्कुल। प्रेजेंट जब ये मार्केट गिरता है ना सर, देखो इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म में तो हमें देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब जब ये करेक्शन होता है तो बाजार में नेगेटिव बातें बहुत चलती है। वो देखो, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जितना ज्यादा हम प्राइस देखेंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन करेंगे, यस। राइट? तो अगर हम आंख बंद करके सोचे कि हम एक बार में एक साल में एक ही बार पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं आएगा, बिकॉज हमने देखा है पॉइंट टू पॉइंट तो इंडिया ने पैसा बना के दिया ही है या मार्केट में। यस। ठीक है, बट एफआई की बात करें तो मैं कहूंगा कि एफआई करीबन 25-30 साल से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यूजुअली हर साल कैलेंडर ईयर अगर देखें तो नेट नेट प्लस ही हुआ है। और अभी तक मुझे याद नहीं है कि 2 कैलेंडर ईयर में कंजिक्यूटिवली एफआईआई नेगेटिव रहे हैं। तो इन जनरल 30 साल का एक्सपीरियंस यही है कि इंडिया ने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, इंडिया ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी पैसा बना के दिया है। इनफैक्ट हमारी जो कंपटीशन है चाइना से, वो उसने 25 साल में पैसा बना के नहीं दिया है, यस। चाइना स्टॉक मार्केट ने। तो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से एफआईआई का जो कॉन्फिडेंस है वो लॉन्ग टर्म है। मैंने जैसे कहा कि ये 2024 का जो खास करके जो सेकंड हाफ था सितंबर के बाद वाला, उसमें काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुई थी, जिसकी वजह से डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से काफी सारा पैसा यूएस में गया है। बट अब देखिए लास्ट 1.5 महीने में अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 से 100 से लेके 110 तक चला गया था। 10% अप्रिशिएट हुआ था सारी करेंसी की सिर्फ 3 महीने में। तो बहुत शार्प मूव होता है वो। अब हमने देखा है पिछले 1.5 महीने में वो 110 वाला ऑलमोस्ट 103 वापस आ गया है। ओके, सो अब वो वाला फैक्टर नहीं रहा। प्लस यूएस में अभी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाई है, और यूएस में जिस तरह से जो कंज्यूमर सर्वे वगैरह जो आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि स्लो डाउन आएगी। तो जो यूएस की ग्रोथ है जो अच्छी होल्ड की थी, वो मेरे ख्याल से ये भी धीरे धीरे करके स्लो डाउन होगी। इंडिया की ग्रोथ मेंटेन रहेगी, तो रिलेटिवली स्पीकिंग इंडिया की जो ग्रोथ है वो चाइना से भी बेटर दिखेगी, यूएस से भी बेटर दिखेगी ये साल में। तो मेरे ख्याल से एफआई को कोई रीजन नहीं है इंडिया में ना आने का।
तो मेरे ख्याल से थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो एफआईएस का पैसा भी वापस आना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट हमने देखा है पिछले 2-3 एक हफ्ते से 2 हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि जो सेलिंग का नंबर धीरे धीरे करके कम हो रहा है। सर अभी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप या मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप है, तो यहां से अगर पैसा इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो आपके एएमसी के मुताबिक अभी कौन सी कैटेगरी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू लें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो बना रहा है तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप से शुरू करना चाहिए और फिर जाके थोड़ा एक्स्ट्रा जाके स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। लेकिन मगर अगर मैं अगर नेक्स्ट 3-4-5 साल का ग्रोथ की बात करूं तो मुझे लगता है स्टॉक की अपॉर्चुनिटीज जो है स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत ज्यादा है और ग्रोथ भी वहां पे ज्यादा दिखेगी। अगर किसी इन्वेस्टर का 5 साल का व्यू है तो कौन सी कैटेगरी में पैसा ज्यादा बनेगा एंड ऑफ द 5 इयर्स? एंड ऑफ फेज मुझे अभी भी लगता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा बनेगा, क्योंकि हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है कि इंडिया अभी भी ग्रोथ मार्केट है, राइट। और ग्रोथ मार्केट में टिपिकली क्या होता है, जो एस्टैब्लिश सेगमेंट्स होते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन नए नए सेगमेंट्स हमेशा इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि 10 साल पहले, 30 साल पहले, मैं अगर 25 साल पहले देखूँ तो केमिकल्स बहुत अच्छा करते थे। फिर चाइना आया, सारे सेक्टर को कंपटीशन की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल से लोगों का ध्यान वापस इंडिया पे आ रहा है सोर्सिंग के लिए, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो ये सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है, बट अभी मार्केट कैप तो बहुत छोटा हो गया था उसका, तो ये स्मॉल कैप में ही है। तो ऐसे बहुत सारे नए स्टॉक्स एंड सेगमेंट्स हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिशनरी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। मुझे लगता है जिस तरह से इनकम लेवल बढ़ी, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ेगी, तो ये है। फिर हम देखें कि फार्मास्यूटिकल, या तो जो सीडीएमओ वाली कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं, जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं, वो सारे स्मॉल कैप में ही मिलते हैं। लार्ज कैप में ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो अगर इस तरह का हम लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें कि कौन से इमर्जिंग हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हमें इन्वेस्ट करना है, तो सारे ऑप्शंस, एटलीस्ट 80-90% जो ऑप्शंस हैं वो स्मॉल कैप में ही मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर 5 साल का किसी का व्यू है तो अभी भी स्मॉल कैप में अच्छा स्कोप है। सो अभी सर लमसम डालना चाहिए या स्टैगर वे में जाना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये लेवल से लमसम भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो आधा लमसम और आधा स्टैगर करें तो भी चले। बट मेरे ख्याल से अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो अभी, क्योंकि करेक्शन हो चुकी है बाजार में, स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें तो 25%, 27% गिर गया था पीक से। लार्ज कैप इंडेक्स 15-20% गिर गए थे। तो अच्छी करेक्शन हो चुकी है। और मेरे ख्याल से रिलेटिवली स्पीकिंग, जो अब जो माहौल बन रहा है इजी लिक्विडिटी का, यूएस में भी बोल रहे हैं कि थोड़ी लिक्विडिटी बेटर करेंगे पहले से, तो एक अच्छा रिस्क लेने का माहौल बन रहा है। मेरे ख्याल से लमसम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अभी आपके पास दो फंड है, ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप फंड अभी आपने 3 महीने पहले ही लॉन्च किया है, तो आपके स्मॉल कैप फंड की स्ट्रेटेजी क्या है और अभी यहाँ से आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले 5, 10, 15 सालों में स्मॉल कैप ने सारे फंड को आउट परफॉर्म किया है। श्योर। तो तो आपकी हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, यूनिकनेस क्या है कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड? श्योर तो हमारा जो वेरी क्लियर फिलोसॉफी है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग का है। एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग जो जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से करते हैं, और जो जहां पे हमें हाई ग्रोथ दिखती है प्रॉफिट की फॉर द नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर्स, वैसे स्टॉक्स और सेक्टर्स में हम ज्यादा प्रीफर करते हैं इन्वेस्ट करने का। हमारी जो फिलोसॉफी है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस की है। लेकिन जिस तरह से हम वैल्यूएशंस को देखते हैं वो काफी यूनिक है। हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अ, हम ये मानते हैं और हमने ये देखा है कि जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स होते हैं उनकी जो वैल्यूएशन बनती है बाजार में, वो नेक्स्ट अगले 3-4 साल के प्रॉफिट से नहीं बनती, वो बनती है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से। और जहां पे हाई ग्रोथ लंबे समय तक कंपनी दिखा सकती है या वो सेक्टर दिखा सकता है, उसमें जो लंबे लंबे समय के प्रॉफिट्स की जो वैल्यू है वो अगले 3-4 साल के प्रॉफिट से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग होती है। तो अगर ये कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म चलती है प्रॉफिट की, तो ये मायने नहीं रखता इतना कि नेक्स्ट 1 या 2 साल में प्रॉफिट कितना बढ़ेगा कंपनी का। ये व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कंपनी का जो ग्रोथ का जो लेंथ है, ये 2-3 साल का ही है या 10-15 साल का है। अगर हमें लगता है कि ये कंपनी या सेक्टर 10-15 साल तक अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है,
तो फिर हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वैसे स्टॉक्स हम ज्यादा प्रीफर करते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो कंपाउंडिंग की जो बेनिफिट्स हैं वो तभी बनते हैं जब हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के इंपॉर्टेंस को देख के चले। तो ये टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो हमारा फिलोसॉफी है वो एक मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंशिएटेड है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो वो मार्केट एवरेज से बहुत ज्यादा है, हमारे पीयर के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा है। थोड़ी वैल्यूएशन आज के प्रॉफिट पे थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा दिखती है क्योंकि हम लॉन्गर टर्म प्रॉफिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो थोड़ी एक पी ज्यादा है हमारी मार्केट से और बेंचमार्क से, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है हमारे पोर्टफोलियो का। तो ये मेरे ख्याल से हाई ग्रोथ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स जैसे इंडिया में जो जैसे हैं उसमें बहुत रेलेवेंट है ये फिलोसॉफी, और ये डिफरेंशिएटेड भी है। तो सर यहाँ अभी आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक लिए हुए स्मॉल कैप फंड में? हम नॉर्मली 60 स्टॉक्स रखते हैं, ओके। उससे बहुत ज्यादा भी नहीं जाते, उससे 40 to 60 का रेंज हम टिपिकली बोलते हैं। और 61, 62, 59 उस तरह से नंबर रहता है टिपिकली पोर्टफोलियो में। तो सर अभी आपके पास दो फंड है, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप, तो फ्यूचर में अभी आप कौन सी कैटेगरी के फंड लाने वाले हो? अभी तो हम पूरा बास्केट बनाएंगे। मल्टी कैप एक अच्छा बास्केट है जहाँ पे हम देख सकते हैं, लार्ज एंड मिड एक और कैटेगरी है जहाँ पे हम देख सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज है कैटेगरी, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये तीन चार जो कोर फंड्स हम कहेंगे वो नेक्स्ट 3 से 6 महीने हम प्लान कर रहे हैं। ओके। सो अल्टीमेटली आपके मुताबिक अभी अगर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास अभी सारे फंड अवेलेबल है एज पर रिस्क टेकिंग कैप, मतलब आप कितना बिल्कुल। रिस्क लेना चाहते हो? फिक्स्ड इनकम में तो हमारे पास सारे फंड्स हैं, और इक्विटी में हमारे पास फ्लेक्सी कैप है जहाँ पे हम सारे मार्केट कैप का एडवांटेज ले सकते हैं, और स्मॉल कैप जहाँ जैसे हमने कहा हमारा ग्रोथ का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। मतलब इन्वेस्टर अपना पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप ले सकता है। अगर लॉन्गर बिल्कुल। व्यू है, थोड़ा रिस्क ले सकता है, तो स्मॉल कैप में भी आज भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। और सर ये ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बताए दीजिए। श्योर। तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड जो है हमने ऑपरेशंस 2019-20 में शुरू किए थे। हमने पहले तो बेसिक फिक्स इनकम फंड्स लॉन्च किए, और पिछले साल हमने हमारे दो फंड्स लॉन्च किए, जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक इक्विटी फंड है। बेसिकली ये जो मेन स्पॉन्सर्स है, प्रमोटर्स जो हैं, वो उत्पल सेठ और नीपा सेठ हैं। उत्पल सेठ जो थे वो रेयर एंटरप्राइजेज जो राकेश झुनझुनवाला की जो फैमिली ऑफिस है उसके सीईओ रहे हैं पिछले 25 साल से। नीपा सेठ जो उनकी वाइफ है वो ट्रस्ट कैपिटल चलाती हैं, जो इंडिया में नॉन बैंक में नंबर 1 डेट ब्रोकर है, फिक्स्ड इनकम ब्रोकर नंबर 1 है। तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दोनों प्रोफेशनल्स हैं। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे प्रमोटर्स कैपिटल मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। उत्पल इक्विटी में मास्टर हैं, नीपा जो है वो फिक्स्ड इनकम में मास्टर हैं। मैं जो हूँ जो आया हूँ, ज्वाइन किया 1.5 साल पहले, और फंड्स शुरू, इक्विटी फंड्स भी शुरू किया हमने, मैं सीआईओ हूँ। तो आई कम विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरा सारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो म्यूचुअल फंड स्पेस में रहा है। प्लस लिटिल बिट 9 years आई स्पेंड विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो मेरा भी जो है इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट का 30 years का एक्सपीरियंस है। सो ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। Thank you, Mukesh ji, for having me, and look forward to meeting you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।